नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से कांग्रेस को पहली बार सत्ता मिली और वो भी भूपेश बघेल के नेतृत्व में 70 विधायकों के साथ भारी बहुमत से सरकार बनी। भूपेश बघेल के नेतृत्व में 3 वर्ष बीत चुके हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ी सरकार होने के अपने दावे और वादे पूरे करते हुए नजर आ रही है और अभी से अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरीके से मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति ने कल एक अहम बैठक रखी, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कई मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। मैदानी क्षेत्र में नेताओं के नहीं जाने पर, कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं होने पर नाराजगी जताई। एक तरह से कह सकते हैं कि संगठन को मजबूती की राह पर चलने के लिए काम किया और बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की माने तो वो भी मिशन 2023 की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन बुरी तरह जनाधार हो चुकी बीजेपी आज प्रदेश के हर जिले, हर शहर, हर गांव और हर कस्बे में अपना जनाधार ढूंढती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि मिशन 2023 की सत्ता का सरताज कौन बनता है। क्या दूसरी पारी खेलेगी कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका मिलेगा? आज ऐसे ही कई सवालों के साथ हम बड़ी बहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लगातार मंथन कर रही है, बैठक कर रही है, संगठन की मजबूती के लिए काम कर रही है। उधर मिशन रिपीट को लेकर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। उधर सवाल यह भी बना हुआ है कि पीएल पुनिया कितना संगठन को मजबूत कर पाएंगे, दोबारा सत्ता में लौटने की तैयारी में कितना कामयाब हो पाएंगे, दूसरी पारी खेलने में कांग्रेस पार्टी क्या कामयाब हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। अब बीजेपी के भी अपने आरोप हैं। उधर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाने के साथ अपनी तैयारी भी कर रही है। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी भी लगातार सक्रिय है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बीजेपी ये चाहती कि सत्ता में आना है 2023 में, लेकिन किसकी सरकार बनेगी ये कहना अभी मुमकिन नहीं है। मगर तैयारी दोनों ही पार्टी जोर शोर से इस वक्त कर रही हैं। मजबूती भी है, तैयारी भी है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ खुद को मजबूत करने में इस वक्त जुटी हुई हैं। लेकिन देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो पाती है या फिर बीजेपी 2023 के चुनाव में बाजी मार लेगी। तो दोबारा सत्ता में लौटने की तैयारी दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है। उधर जो बेहद अहम बैठक हुई, कई मामलों को उस बैठक में पीएल पुनिया की ओर से उठाया भी गया और जहां पर भी कमजोर कड़ी है उसको मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करने में जुट गई है। 2023 के लिए जी जान इस वक्त दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं। तो चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से नेता हैं राजीव चक्रवर्ती। राजीव जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं अंशुल मिश्रा। अंशुल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ मनीष बोरा। मनीष जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले शुरुआत अंशुल मिश्रा जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। क्या कुछ तैयारी आप लोगों की चल रही है? किस तरह का मंथन बैठकों में चल रहा है? संगठन की मजबूती के लिए क्या कुछ आपके नेता कर रहे हैं? राज जी, अगर मैं इस बात में कहूं कि ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी कि अगर हम
जीत जाएंगे, ये कर जाएंगे, इसे हम इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। अभी हालांकि हम जीत कर आए हैं निकाय चुनाव में, लगभग सभी निकाय चुनाव में हमने जीत हासिल करी है। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आदरणीय पीएल पुनिया जी जो हमारे प्रभारी हैं, वह संगठन पर पूरी पैनी निगाहें लगा कर रखे हुए हैं। एक एक नेता हो जाता है, एक एक विधायक हो जाता है, संबंधित मंत्री हो जाते हैं, उनका प्रॉपर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं और उसको अपने समक्ष और संगठन के समक्ष रखते हैं, जिसमें कुछ 19 होता है या 20 होता है, उस पर गहन चर्चा की जाती है। चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य, कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना रहता है कि जनता जनार्दन की सेवा एन केन प्रकार करना है और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, किसानों का उन पर सम्मान दिलाना है। यह कार्यक्रम हम करते हैं। जब हम यह कार्यक्रम करते हैं 24 घंटे 12 महीना लगातार बारंबार जब यह कार्यक्रम को हम करते हैं और अपनाते हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम कुछ कर गुजरने की ओर जा रहे हैं। लेकिन संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, संगठन को इकट्ठा करने के लिए, एक माला के रूप में पिरोने के लिए आदरणीय पीएल पुनिया जी समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं, चीजों को देखते रहते हैं और समीक्षा बैठकें होती रहती हैं। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए कार्यकर्ता से डायरेक्ट 1-to-1 आदरणीय पुनिया जी मिलते हैं। उस सभा में मैं भी उपस्थित था, मेरे से भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, कई सारे मेरे जैसे कार्यकर्ता उपस्थित थे, उनसे भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो इसमें जो ट्रांसपेरेंसी समझ में आती है एक लोकतांत्रिक पार्टी की, उसका जीता जागता जो उदाहरण होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो कहीं ना कहीं आज देश में एक मॉडल बनता हुआ जा रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल पर हम संपूर्ण देश में जाएंगे, अकेले छत्तीसगढ़ की बात नहीं होगी, संपूर्ण देश की बात होगी। जब हम देश में जाएंगे तो उस मॉडल को संरक्षित और सुसज्जित करने के लिए आदरणीय पुनिया जी एवं पूरा कांग्रेस का संगठन लगा हुआ है और तैनाती के साथ लगा हुआ है, लड़ाई के साथ लगा हुआ है। ठीक है राजीव जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुद्दों पर काम करना, चाहे वो पार्टी के मुद्दे हों या फिर प्रदेश के मुद्दे हों। आपके मुद्दे इस बार क्या हैं, पार्टी के लिए भी और प्रदेश के लिए भी? देखिए, पार्टी के मुद्दे हैं कि पार्टी में नई पीढ़ी के लोग आ गए हैं। एक पीढ़ी और उनका धरोहर हमारे पास है, उनका परम वैभव हमारे पास है, उनके अनुभव हमारे पास है और इस बार पार्टी बहुत सारे नए लोगों को मौका देगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश की जनता का भी बहुत बड़ा दबाव है कि जो छल और झूठे वादों के सहारे कांग्रेस पार्टी जिन किसानों के कंधे पर बैठकर आई थी, जिन बेरोजगार युवकों के कंधे पर बैठकर कांग्रेस पार्टी आई थी और झूठे वादे निभा रही थी, झूठे बातें कह रही थी। गंगा जल की कसम खाकर इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे और शराब के ठेके दर बदर गांव गांव गली गली में रख दिए। विदेशी प्रीमियम शॉप, विदेशी शॉप, चीप रेंज, हाई रेंज, ऐसे स्कूलों के पास, धार्मिक स्थानों के पास, ये बानगी तो जनता ने देख लिया। जनता बहुत असंतुष्ट है। दूसरी बात, किसानों के साथ भी बोला गया था कि हम एक बार में सारा बोनस दे देंगे, तो बोनस की बात है, खैर वो तो बहुत बड़ी बहस है। और कहा गया था कि सारे कर्जे माफ किसानों के, केवल जो सहकारी बैंक थे उन्हीं के कर्जे माफ हुए हैं, राष्ट्रीय बैंकों के कर्जे माफ नहीं हुए हैं। तीसरी बड़ी बात, छत्तीसगढ़ को जो अपराधगढ़ बना दिया गया है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। ठीक है, आपने डीजी साहब को बदल दिया है, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं बदला है। आज भी कानून व्यवस्था जो करके है, गली गली में, गांव गांव में, चौक चौराहों में गांजे की बिक्री और अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और पुलिस के खुले संरक्षण में, पुलिस का काम है तो निरपराधी ऑटो चालक है, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको पकड़ना, मजदूरों को मारपीट करना, उनको कारागार में भेज देना। तो साहब, ये कानून व्यवस्था दो प्रकार की है। एक है कि सिविल लाइन क्षेत्र में बड़े धनाढ्य लोगों की सुरक्षा, मंत्रियों की सुरक्षा और जनता पूरे अंधेरे में और अपराधियों के चुंगल में। तीसरी सबसे मजबूत जो सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने राजीव मितान क्लब बना दिया। उस क्लब का तो अता पता नहीं है। हाँ, जो बड़े बड़े धनाढ्य क्लब है, वहां के रेत माफिया और शराब माफिया के साथ जो अवैध संबंध है कांग्रेस के प्रदेश का, वो दिख रहा है। तो ये बड़ी गंभीर बात है। पूरा छत्तीसगढ़ ठगागी छत्तीसगढ़ या ठगबो नवा छत्तीसगढ़ एक नारा जनता ने गढ़ दिया है। हमारी तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं और जनता हमारे साथ है। और ये जो झूठा जुमला जो इन्होंने गढ़ा, उस जुमले के खिलाफ जनता भी लामबंद है और हम कंधे से कंधा मिलाकर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। सदन में भी हमने अपना परफॉर्मेंस 5 दिवस में दिखा दिया है। तो आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जैसा 2/3 मेजोरिटी इनको मिला, वो 2/3 मेजोरिटी हमको मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के रवानगी है। ठीक है अंशुल जी, बड़े बेताबी से आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं और आपकी बात पर हंस भी रहे थे बीच में। अंशुल जी, मैं आऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए सर।
एक बार मैं मनीष जी से उनका कमेंट ले लूं, पहला राउंड क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मनीष बोरा जी, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते किस तरीके से आप दोनों पार्टीज के मंथन को देख रहे हैं, और इस बार 2023 की जो यात्रा है दोनों ही पार्टीज की, क्या उस पर आपके विचार हैं? देखिए पराग जी, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टी विकास की बात कर रही है। आज कांग्रेस विकास की बात कर रही है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही थी। निश्चित रूप से चुनाव विकास पर ही होना चाहिए, लेकिन वर्तमान यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस विकास की बात करी, दोनों के विकास में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का विकास और कांग्रेस का विकास। भारतीय जनता पार्टी ने जिस विकास की बात करी, उसने छत्तीसगढ़ में अधोसंरचनागत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बड़ा विकास किया है। चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात कर लें, स्कूलों की बात कर लें, हॉस्पिटल्स की बात कर लें, ऐसे तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो चीजें हैं, जो एक नए राज्य के बनने के बाद जिनकी आवश्यकता महसूस की जाती है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर किया। लेकिन अब जब कांग्रेस की सरकार आई है यहाँ पर, कांग्रेस की सरकार ने आने के बाद जिस विकास का मॉडल रखा है, वो विकास का मॉडल है ग्रामीण विकास का मॉडल। वो बात करें किसानों के विकास की, वो बात करें महिलाओं के विकास की, वो बात करें युवाओं के विकास की। तो इस तरीके के जो दोनों विकास की बात कर रही है, दोनों विकास की बात को लेकर के जनता के सामने कांग्रेस जाएगी, और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी जा चुकी है। अब यहाँ पर जब बात करेंगे कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अंदर में दोनों दल की तैयारी क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ी अजीब सी शांति है, बड़ी अजीब सी ठंडक देखी जा रही है। जैसे कहा जाता है ना, अंगार के ऊपर जो बिछी हुई राख होती है, उसकी ठंडक देखी जा रही है। दोनों ही दलों के अंदर नीचे अंगार लगा हुआ है, मगर दोनों ही दल की स्थिति ऐसी है कि वो अंगार के ऊपर एक राख बिछी हुई है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति, उसमें अंदरूनी लड़ाई जो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो कसमकस चल रही थी, जो लंबा एक एपिसोड चला, उस लंबे एपिसोड के बाद में एक अजीब सी शांति वहां देखने को मिल रही है। यही हाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो जितने भी बड़े नेता हैं, उनके अंदर एक अजीब सा डर देखने को मिल रहा है। वो डर ये है कि उनको, जैसा कि अभी राजीव जी कह रहे थे कि हम बहुत सारे नए चेहरे लेकर के सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नए चेहरे लेकर के सामने आना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके अंदर ये डर है कि क्या पता हमको अगली बार टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एक अजीब सी असमंजस की जो स्थिति दोनों दलों के बीच में है, उसको देखते हुए वर्तमान में कहा जा सकता है कि दोनों ही दल जो हैं वो समान स्थिति में खड़े हुए हैं, और आने वाले चुनाव में दोनों ही दल को एक कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी हम ये माने कि आने वाला जो चुनाव है बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। अंशुल जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जी पराग जी, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी राजीव जी की बात पर। आपने मुझसे जो प्रश्न किया कि आपके संगठन में क्या चल रहा है, और उनसे भी वही प्रश्न किया। तो मेरे संगठन में क्या चल रहा है वो मैंने तो बता दिया, लेकिन इनके संगठन में क्या नहीं चल रहा वो इन्होंने बता दिया। भैया ने दो प्रश्न बहुत ज्वलंतता के साथ उठाए, एक गंगाजल और बेरोजगारी भत्ता। तो गंगाजल की कसम खाने वाले महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कम से कम शराब से, जिससे मेरी अस्मिता जुड़ी हुई है, अर्थात गंगाजल को जोड़ने का प्रयास मत करें। मैं आज भी 3 साल बाद भी हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ आपसे यह कहता हूँ, सहस्त्र यह कहता हूँ कि हमने गंगा जल की कसम कभी भी किसी परिप्रेक्ष्य में शराब को लेकर नहीं खाई। एक बात। दूसरी बात, बेरोजगारी भत्ता की बात कही, बहुत उम्दा प्रश्न है, क्योंकि युवा मैं भी हूँ और युवा देश की है। तो युवाओं की बात इन्होंने कही, बहुत बहुत साधुवाद है आपके लिए महोदय। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि एक युवा जो होता है ना, वो बेरोजगारी भत्ता चाहता है कि रोजगार चाहता है, ये युवा तय करता है। मेरे हिसाब से तो वह रोजगार चाहेगा या स्वरोजगारिता चाहेगी। जो आपने 8% तक बेरोजगारी दर छोड़कर गए थे महोदय, बताते हुए बड़ी छाती चौड़ी हो रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैं नागरिक हूँ। मैंने, हमारी सरकार ने उसको 2% तक लाकर खड़ा कर दिया है, और युवा मितान क्लब के माध्यम से अभी आने वाले समय में वह 2% की ना 1% आइडियल कंडीशन, 0% तो हो नहीं सकता, 1% तक पहुंच जाएंगे। और लेकिन हमारे जो आदरणीय पुनिया जी है, प्रभारी जी है, वह तो संगठन की बात करते हैं, वो थूकने की बात नहीं करती, वह बेजुजूल बयान नहीं देते, क्रिस्टियानी बिल्ली खंबा नौचे जैसे बयान नहीं देती हैं। महोदय, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़े आरोप लगाए इसको लेकर, एसपी को लेकर, डीजी को लेकर, सब पर बहुत बड़े आरोप आपने टीवी में बैठकर लगा दिए। लेकिन मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। कांग्रेस ने अधिकार दिया है कि सब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, आंदोलनों से बना हुआ देश है। महोदय, मैंने तो आज तक किसी भी प्रकार का एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ आप लोगों को नहीं देखा। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल आज बात का आंदोलन करिए। हाँ, मैंने एक आंदोलन अवश्य देखा था, वह जो कवर्धा वाला था और धर्मांतरण वाला था। ठीक है, इसमें भी आप टाए टाए शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप आपस में लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं।
तो मेरा एक लोकतांत्रिक पार्टी का एक सदस्य होने के नाते आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक युवा नेता हैं, आप अपनी पार्टी में जाइए और कम से कम उसे लोकतंत्र का ज्ञान अवश्य दीजिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं महोदय आप। ठीक है राजीव जी, अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं जिन पर काम होना बाकी है, तो ये तो सही बात है, फिर आप उतरिए सड़क पर और सरकार के खिलाफ बोलिए हल्ला, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष जब तक नहीं होगा तब तक जनता के मुद्दों का हल नहीं हो सकता है। नहीं, जनता के मुद्दे अंशुल जी किस प्रकार बोल रहे हैं कि बेरोजगारी केवल 2% पहुंच गई, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं तो देखता हूँ कि जो प्लेसमेंट में जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, इन लोगों को उन्होंने हटा दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, आपके डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ने बना दिए झूठे आंकड़े, और आप जाइए गाँव उनको सामना करना पड़ेगा विरोध का, वो झूठे आंकड़े हैं। और तो मैं तो ये देखता हूँ कि जो प्लेसमेंट के माध्यम से हमने जिन लोगों को भेजा था, मुझे बोलने दीजिए अपने नर्सों। अच्छा ठीक है अंशुल जी, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद में आपके पास आऊंगा। एक बार सुन लीजिए राजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं। राजीव जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए आप। अंशुल जी जो अपने जनसंचार विभाग की बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल आधारहीन है। देखिए, जो मेडिकल कॉलेज में कोविड के समय जो नर्सों को लगाया गया था, इनको इन्होंने निकाल बाहर कर दिया। जो अतिथि शिक्षक लगाए गए थे उनको हटा दिया। उसके बाद मंत्रालय में जो कर्मचारी लगाए गए थे, जो आशुलिपिक थे या जो कंप्यूटर ऑपरेटर, सबको इन्होंने निकाल दिया। और ये कहते हैं हमने बेरोजगारी का दर 2% लाया, तो ये 2% सरकारी बेरोजगारों का है। जो सरकारी लोग पहले जो पहले उनको कुछ नहीं होता था, उन्हें तनख्वाह मिलती थी, अब वो कमीशन का खेल खेल रहे हैं। हमारे समय ईमानदारी की, तो बेरोजगारी इनके अफसरों का, इसके कार्यकर्ताओं का हटा होगा। आम जनता, आम युवा को ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, ना नए रोजगार मिल रहा है। इन्होंने उद्योगों को कहा था कि बिजली हाफ कर देंगे, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है उसे माफ कर देंगे। उल्टा इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के उद्योगों की लाइनें काटी। एक दिन में 15,000 उद्योगों की लाइन काटी गई एसडी के नाम पर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे। ये क्या उद्योग चलाएंगे? ये पूरी फर्जी बात और पूरे फर्जी जो इनके चेहरे हैं वो उजागर हो गए हैं। या अगले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। जो जनता को ठीक है चाहे बेरोजगार ठीक है, अपराधगढ़ का मुद्दा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ अपराधग्रस्त हो गया है। ठीक है सर, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से जो अव्यावहारिक बातें चल रही है, जो बेरोजगारों को छला गया, किसानों को छला गया, जो छात्रों को छला गया, उसका बदला लेने का समय आ गया है। ठीक 1 साल बाद जनता इसका बदला लेगी। ठीक है अंशुल मिश्रा जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिए आप, उसके बाद मनीष जी आपके पास आऊंगा। सर मैं बहुत छोटी सी बात करना चाहूंगा कि राजीव जी से मेरी बहुत ज्यादा संवेदना है, क्योंकि इनके प्रवक्ताओं के साथ बड़ी समस्या रहती है कि इन्हें सबसे पहले झूठ लेना पड़ता है, झूठ को सच बनाना पड़ता है और भावनात्मक तरीके से न्यूज चैनल में बैठ के झूठ को परोसना पड़ता है ताकि सच हो जाए। लेकिन हमारे जैसे जो छोटे उनके भाई होते हैं ना, वो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की बात करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रूरल इकोनॉमी चीज को आप जानते होंगे, रूरल इकोनॉमी का इस संपूर्ण हिंदुस्तान में, यह मैं नहीं कहता हूँ देश की स्वतंत्र एजेंसी, संपूर्ण हिंदुस्तान में अगर रूरल इकोनॉमी, राजीव जी प्लीज रुकिए सर, अगर सबसे ज्यादा और जो बिजली बिल ठीक है, तो पराजी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके एक स्टूडियो की यूनिट है, तो इससे पहले भी थी, तो उससे पहले का आप बिजली बिल निकाल लीजिए और आज का बिल निकाल लीजिए। किसानों को 2500 रुपए समर्थन देने की बात करी थी, समर्थन मूल्य देने की बात करी थी, वह हम आज भी दे रहे हैं। ठीक है, वह बात अलग है। ठीक है, केंद्र सरकार उसमें रोड़े पूरे लगा रही है, लेकिन उसके बाद भी हम दे रहे हैं। ठीक है, अब राजीव जी और अंशुल जी, महिलाओं का, मजदूरों का जो संवांगीन विकास जो होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है राजीव जी, अंशुल जी, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है सर, के साथ मेरी संवेदना है। ठीक है, ठीक है सर, प्लीज समय कम है, प्लीज मनीष जी को आप सुन लेते हैं सर। ठीक है अंशुल जी, ठीक है, कोई समस्या नहीं, हम दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ को नया, ठीक है, चलिए मनीष जी को सुन लेते हैं, वो बड़ा अच्छे से विश्लेषण करेंगे सर। मनीष जी, अभी जो हम गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं और बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है, अभी जिन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है वो कौन से मुद्दे हैं, और जिन मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, क्या दोनों पार्टियां पाक साफ हैं? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में जो भी दल रहते हैं वो पाक साफ है ये तो पता ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए जो भी राजनीति में रहता है, राजनीति में
राज करने के लिए नीति बनाई जाती है और उसके लिए सब कुछ जायज होता है ये कहा जाता है। तो इसमें यह नहीं कहा जाता कि दोनों दल पाक साफ हैं। अब आपने दूसरी बात ये कही कि किन मुद्दों को लेकर के जाया जाए, जैसे कि राजीव जी अभी कह रहे थे लगातार कि युवाओं की बात कर रहे थे, बेरोजगारों की बात कर रहे थे, शराबबंदी की बात कर रहे थे और भी तमाम तरीके की बात उन्होंने रखी कि कांग्रेस ने अपने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। निश्चित रूप से यदि बात है कि कांग्रेस ने अपने वादों को यदि पूरा नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर आकर के उन मुद्दों के लिए लड़ना चाहिए, उन किसानों के लिए लड़ना चाहिए, उन युवाओं के लिए लड़ना चाहिए, उन बेरोजगारों के लिए लड़ना चाहिए, महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ में यदि सबसे बड़ा कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है तो वो उठा रही है धर्मांतरण का मुद्दा। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी वो उसी को सबसे बड़ा मुद्दा बना करके चुनावी मैदान में जाने वाली है और यही बड़ा मुद्दा लेकर के आने वाली है। ये जो बातें वो कर रही है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा था इसके लिए गंगा जल हाथ में लेकर खाई थी, उन सारी बातों को लगातार पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन उसको लेकर के कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कतई नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अंशुल जी ने भी इस बात को कहा कि धर्मांतरण को लेकर के और कवर्धा में और यहाँ पर सारी जगह एक बड़ा मॉब देखने को जरूर मिला है और उसी में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसी बात को लेकर के, उसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। अंशुल जी कुछ दिखा रहे हैं फोन में, 5 सेकंड में आप बता दीजिए सर क्या है, बहुत जल्दी। मैं 3 सेकंड में दिखा देना चाहता हूँ कि जो झूठवाद की राजनीति राजीव की और उनकी पार्टी करती है उसका जीता जागता उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कृपया कर चलिए ठीक है सर, ठीक है, आज समय इतना ही है सर। राजीव जी, अंशुल जी, आज समय इतना ही है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा जरूरी है प्रदेश के मुद्दे भी उठाना, जो कि दोनों पार्टियां उठा भी रही हैं, भले ही आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन 2023 की जो तैयारी है इस वक्त जोरों पर है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या